मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बांधवयोत्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को बाणभट्ट की एक अनुपम रचना कादम्बरी है, उसे कादम्बरी की कथा वस्तु को आज मैं छात्रों से साझा कर रहा हूँ। जैसा कि गत दिन पिछली कक्षाओं में हमने बाण के बाल अवस्था, उनका जन्म स्थान का समय, बाण की कृतियों पर हमने विचार किया। आज की कक्षा में मैं यह बता रहा हूँ कि बाणकृत जो कादम्बरी नामक गद्य खंड की जो ग्रंथ है, और कादम्बरी क्या है, कादम्बरी कथा वस्तु क्या है, और कादम्बरी की विशेषताएं क्या है। जैसा कि कल मैंने कहा था कि बाणी बाणो बभूयति, बाण बचपन में लंपट और आवारा थे, लेकिन युवा अवस्था में आने पर वे अपने कुशाग्र बुद्धि के द्वारा दो अनमोल ग्रंथों की रचना की। फिर बाण सब में कहा गया है कि बाणो श्रेष्ठम जगत सर्वम, अर्थात बाण ने इस पूरे संस्कृत वाङ्मय को जूठा कर दिया है। अर्थात बाण ने संस्कृत साहित्य के प्रत्येक पहलू, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अवयवों पर, संस्कृत के विविध आयामों पर अपनी पकड़ बना ली थी। इसीलिए विद्वानों ने उनके काव्य के अध्ययनों पश्चात यह उपाधि प्रदान की है। तो हम आज देखते हैं कि कादम्बरी जो कथामुख है, इसमें राजा के पास एक कन्या आती है। वो कन्या एक सूप को लाती है, तोता को लाती है, और वो तोता राजा चंद्रापीठ के यौवन संबंधी विकारों को
प्रकाशित करता है। वो राजा को उपदेशित करता है, हे नृप, हे राजा, युवा अवस्था में जो यह कुछ अनावश्यक जुआओं के जो प्रमाद आदि अवगुण हैं, उससे सदैव विपत्तियां ही आती हैं, विनाश ही होता है, विवेक का नाश हो जाता है। इस प्रकार इसलिए आप सदैव इनसे वंचित रहें और प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करें। इस प्रकार वो सुख उपदेश करता है। इस कादम्बरी की जो कथा वस्तु है वो दो भागों में विभक्त है। एक है कादम्बरी का पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। विद्वानों का मत है कि यह जो कादम्बरी का पूर्वार्ध भाग है वो काव्यों में प्रौढ़ माना गया है, अर्थात जुआ माना गया है। इसमें काव्य के आवश्यक तत्वों को उल्लेखित किया गया है बाण के द्वारा। और उत्तरार्ध भाग जो है वो बाण के पुत्र के द्वारा परिपूरित है। तो इन दो भागों में कादम्बरी का प्रवाद स्वयं कवि महाभट्ट ने प्रस्तुत किया है और उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र पुलिंद्र जो है उनके द्वारा रचित है। हम यह कादम्बरी गद्य में लिखित है। गद्य काव्य के कुशल लेखक बाण है और तो बाण ने इस कादम्बरी में बहुत से तत्वों का साहित्य, अलंकारों का, छंदों का प्रयोग इन्होंने इसे कादम्बरी नामक काव्य में की है। कादम्बरी की कथा में नायक जो हैं चंद्रापीड़ तथा उसके सहायक वैशंपायन के तीन जन्मों की कथा उल्लेखित है। अर्थात इसे कादम्बरी में राजा चंद्रापीड़ या नायक चंद्रापीड़ और उसके सहायक वैशंपायन के 3 जन्मों की कहानियाँ हैं। प्रारंभ में राजा शूद्रक का विस्तार से वर्णन है। एक बार शूद्रक की राज्यसभा में चंडाल कन्या एक बोलने वाली तोता को लेकर आती है। तोते का नाम है वैशंपायन। राजा के आग्रह पर वैशंपायन अपनी कथा सुनाता है। राजा उस तोते से आग्रह करते हैं अपनी आत्मकथाओं को कहने के लिए और राजा देश के पालन हेतु राजा देश के अनुसार वो अपनी
पूर्व की वृत्तांतों को कथा को कहना प्रारंभ करता है। कथा के भीतर ही जवाली ऋषि वैशंपायन के पूर्वजन्म की कथा सुनाते हैं। जवाली के द्वारा सुनाई गई कथा में नायक चंद्रापीठ है। जवाली जो कथा कह रहे हैं उसके नायक कौन है? चंद्रापीठ। और महाश्वेता चंद्रापीठ को अपनी सखी गंधर्व राजकुमारी कादम्बरी से मिलवाती है। नायिका कादम्बरी से उसका प्रेम होता है। इसी समय चंद्रापीठ को उज्जैनी वापस लौटना पड़ता है, अर्थात राजकाज से चंद्रापीठ अपने राज उज्जैनी वापस आ जाते हैं। आश्रम कार्यों को निष्पादित करने के लिए जो दूसरे जगह गए थे पुनः अपने राज में उज्जैनी में वापस आ जाए चंद्रापीठ। अपने सेना आदि को वहीं छोड़ देते हैं कि आप लोग पीछे से आइए। वैशंपायन महाश्वेता पर मुग्ध होकर उस प्रेम में बावला हो जाता है, अर्थात वैशंपायन महाश्वेता के सौंदर्य पर आसक्त होकर बावला उठता है। कादम्बरी अपने प्रिय के निधन पर विलाप करती है। कादम्बरी अपने प्रिय के निधन पर विलाप करती है कि उसके जो कादम्बरी के जो प्रिय है वो कामासक्ति के कारण, काम में आसक्त होने के कारण अल्पायु में ही देहावसान को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं। इस पर कादम्बरी बार बार विलाप कर रही है, क्योंकि उसके जो प्रेमी है वो चंद्रापीठ का निधन हो जाता है और चंद्रापीठ के निधन से दुखी होकर वो विलाप करने लगती है। इसके पश्चात वैशंपायन नामक जो तोता है अपनी कथा जारी रखता है। इस कथा में पुंडरीक का मित्र कपिजल अपने मित्र को खोजता हुआ जवाली के आश्रम पर आ जाता है। अपने मित्र को खोजते हुए पुंडरीक जवाली ऋषि के आश्रम पर आता है और एक चंडाल के हाथों में पड़ जाता है। वहाँ चंडाल के हाथों में वो पकड़ा जाता है। चंडाल उसे अपनी लाडली बेटी को दे देता है। चंडाल जब उसे वो पकड़ लेता है तो अपने पुत्री को लेकर तोते को दे देता है। यही चंडाल कन्या उसे लेकर जो तोता है, जो सूख है, उसे जवाली ऋषि आश्रम पर एक चंडाल का अर्थ यहाँ जो होता है बहेलिया, अखेटक, शिकार करने वाला, सब बहेलिया चिड़ियों को मारने वाला, बजाने वाला, वो अपने जाल में पकड़ लेता है इस तोते को, अपनी पुत्री को लाकर दे देता है। वही पुत्री चंडाल कन्या उसे लेकर शूद्रक की राजसभा में आती है। शूद्रक राजा है, या चंडाल कन्या जो है उसे व्याधा की पुत्री है। और उसे सूख को लेकर, उस तोते को लेकर यह राज दरबार में, शूद्रक के दरबार में आती है। इसके पश्चात इसके पास चंडाल कन्या भी अपना वास्तविक परिचय देते हुए बताती है कि वो पुंडरीक की माता लक्ष्मी है। और चंडाल कन्या जो है वह भी अपने पूर्व जन्म की कथाओं को चरितार्थ करती है, बताती है कि मैं पूर्व जन्म में लक्ष्मी की माता थी, अर्थात पूर्व जन्म में वो पुंडरीक की माता लक्ष्मी है।
तथा पुंडरीक ही इसके पहले से जन्म का वैशाम तथा वर्तमान जन्म का सुख है। और पुंडरीक जो क्या है, वह पूर्व जन्म के जो आज जन्म लिया वह सुख है। शूद्रक स्वयं पिछले जन्म में चंद्रापीठ था और चंद्रापीठ भी उसके पहले जन्म में चंद्रमा था, जिसे कामदाह से दग्ध पुंडरीक ने धरती पर अवतरित होने का शाप दिया था। अर्थात पुंडरीक ने उस चंद्रमा को श्राप दिया था कि काम से दहलते हुए जलते हुए से पृथ्वी पुनः जन्म लोगे। यह सब वृतांत को सुनकर और लक्ष्मी के जाने पर शूद्रक तथा वैशंपायन सुख अपना देश छोड़ देते हैं और चंद्रापिंड का विनाशी शरीर सजीव हो उठता है। आकाश से पुंडरीक भी आ उतरता है और अंत में सबका मिलन हो जाता है। अर्थात यह जो 3 जन्मों की कथा है, एक जन्म में लोग मरते हैं, पुनः दूसरे जन्म में लोग अवतरित होते हैं, फिर दूसरे जन्म में मरने के पश्चात तीसरे जन्म में लोग अवतरित होते हैं और एक जगह सभी मिल जाते हैं। अब रही कादम्बरी कथा पर लोगों का, विद्वानों का मत है कि यह बृहद कथा या लोक कथाओं की परंपरा से मिली जुली है। यह जो कादम्बरी की कथा वस्तु है, तो विद्वानों का तर्क है ये लोक कथाओं पर आधारित बृहद कथा से, परंपरा से प्रेरित होती है कि इसकी जो घटना है, कथा है, एक कथा दूसरी कथा से, दूसरी कथा तीसरी कथा को जन्म देती हुई दृष्टिगोचर होती है। एक कथा के भीतर अन्य कथा, अन्य कथा के भीतर तीसरी कथा, अर्थात एक ही व्यक्ति की 3 जन्मों की कथा इसमें समाहित है। इसीलिए विद्वानों का तर्क है यह बृहद कथा या लोक कथाओं से ली गई कथा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे आधुनिक विद्वानों का भी तीर्थ का कथन है कि बाणभट्ट की कथा निरूपण की शैली में समय थम जाता है, अर्थात समय रुक जाता है। बाणभट्ट कालीन कथाओं में समय रुकता है, परंतु उस समय से उठकर यह कथा दूसरे समय तक, दूसरे दिव्य काल तक पहुंचती है, जहाँ समय की अपनी एक गति है। कादम्बरी की कथा दृष्टि का मार्मिक विवेचन करते हुए महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को हम सभी लोग जानते हैं, भारतीय संस्कृति के संरक्षक, प्रवर्तक हमारे रविन्द्रनाथ जी हैं। और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है, एक विलंबित प्रस्तुत किए जाने वाले वाद वृंद से की है। कहते हैं कि वर्णन तत्वों की आलोचना और अवान्तर प्रसंगों से कथा प्रवाह पग पग पर खंडित होने पर भी उससे प्रशांत भारत के धैर्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं देखा जाता। अर्थात कादम्बरी की कथाओं से प्रेरित होकर माननीय रविन्द्र ठाकुर जी ने लिखा कि वर्णन तत्वों की आलोचना और अवान्तर प्रसंगों से कथा प्रवाह पग पग पर खंडित होने पर भी
उससे प्रशांत भारत के धैर्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं देखा जाए। कादम्बरी में हम देखते हैं कि बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा को अनुचर सहित सम्राट की तरह आगे बढ़ाया है। अनुचर सहित सम्राट की भाषा की तरह इसे आगे बढ़ाया, अर्थात प्राचीन काल में जब राजा लोग युद्ध या खेत के लिए निकलते थे तो रथ पर आरूढ़ होकर आगे चलते थे। उनके जो अनुचर हैं, सेवक इत्यादि, मंत्री, रक्षक, ये लोग उनका पीछे पीछे अनुसरण करते थे। उसी को हमारे उसी को कहा गया है कि कादम्बरी में हम देखते हैं कि बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा को अनुचर सहित सम्राट की तरह आगे बढ़ाया है। अर्थात जिस प्रकार सम्राट आगे बढ़ता है उसके अनुसार पीछे रहते हैं, अनुचरों से रक्षित और सम्राट सदैव अग्रसर होता रहता है। इसी प्रकार बाणभट्ट ने अपने कलम से इस कथाओं को अग्रतर करने का प्रयास किया है। यह बाणभट्ट की एक अपनी विशेषता है। दूसरी बात है कि जो आज के साहित्य में, आधुनिक साहित्य में चित्रकाव्य की परंपरा चली है, किसी वस्तु की घटनाओं को, की साहित्यिक घटनाओं को, की सामयिक घटनाओं को चित्रों के माध्यम से जो प्रस्तुत किया जाता है, वहीं चित्रकार इसे कादम्बरी में बाणभट्ट ने प्रस्तुत किया है। अर्थात जिस प्रकार आधुनिक कथाकारों ने चित्रकाव्य के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कथाओं को वर्णन करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक उसी प्रकार बाणभट्ट ने इस कादम्बरी की कथा को चित्रों के माध्यम से चित्रित करने का सफल प्रयास किया है। इसे कादम्बरी की जो अद्भुत विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है, वो है मार्मिक अनुभवों को कल्पना और अर्थात के अद्भुत समन्वय के साथ गूंथ देना। अर्थात इस कादम्बरी में हमारे बाण ने मार्मिक अनुभवों को कल्पना और अर्थात के अद्भुत समन्वय के साथ, एकात्मकता के साथ संजोने का कार्य किया है। यह इस कादम्बरी की या बाण शैली की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, क्योंकि वैशंपायन तोते का अपने पिता के स्नेह का अनुभव बड़ा कारुणिक है। जो तोता है, सुख जो है वैशंपायन, वो अपने पिता के स्नेह का अनुभव बड़ा कारुणिक है, करुणा से युक्त है। उसकी असहाय निरीह दशा, उत्कट पिपासा और भटकाव में बाणने के बाद फिर अपनी आप बीती को करुणा और विषाद की गहरी छाया में रच दिया है। बाण का व्यक्तित्व और भारतीय समाज की पहचान कादम्बरी के गहरे स्तरों पर संक्रांत हुई है। एक उनका अभिजात और महान वंश परंपरा है, जिसके कारण उन्होंने इस शैली की परंपरा रखी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाण ने अपने इसे काव्य में जो अपने कला को प्रस्तुत किया है वो अवर्णनीय है,
प्रशंसनीय है, क्योंकि कादम्बरी में बाण ने कथा वस्तु को चित्रों के अनुसार चित्रित किया है, ताकि पाठक के हृदय में इस कथाओं का एक स्थान निर्धारित हो, कि इसकी एक एक घटना दूसरी घटनाओं से मिलती जुलती है, फिर दूसरी तीसरी से मिलती जुलती है। यह हमारे बाण भट्ट की एक अलग पहचान और विशेषता कही जा सकती है। बाण ने अपने इस कादम्बरी में प्रसाद और माधुर्य का बड़ी बारीकी से प्रयोग किया है। कादम्बरी ग्रंथ में उन्होंने अलंकारों का भी, जैसे कहा गया अलंकरोति अलंकार, अर्थात काव्य के गुणों को अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाने के लिए उन्होंने तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग किया है। ये हमारे गद्य काव्य के लेखक बाण भट्ट की अपनी विशेषता है। इन्होंने अपने शैली में, अपने गद्य काव्य में एक अलग ही स्थान निरूपित किया है। यह उनकी अपनी विशेषता है।